गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। क्लास 10th के हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में आज आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए चलते हैं हम क्लास 10th के व्यवहारिक व्याकरण की ओर, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने अपने पाठ शब्द और पद में अंतर तथा पदबंध पर चर्चा प्रारंभ कर दी थी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के वर्गीकरण के विभिन्न रूप, प्रकार, स्रोत के आधार पर शब्दों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों के कुल 4 प्रकार: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज शब्द हुए। दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसपे चर्चा चल रही थी। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जिसपे हम पिछले अपनी वीडियो में हम लोगों ने इसके प्रकार, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द पे चर्चा कर चुके थे। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द हैं, जैसे राम, हरि, कृष्ण आदि। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े किए जा सकें, जैसे विद्यालय, देवालय, संग्रहालय, और दोनों के अर्थ निकले। आते हैं हम अपने तीसरे आज के टॉपिक में, योग रूढ़ शब्द की ओर। ये कौन से शब्द होते हैं, तो इसकी परिभाषा और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरे रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द बने, जिसमें तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, इसके परिभाषा में आते हैं। ऐसे शब्द जो रूढ़ एवं यौगिक शब्दों के अर्थ को व्यक्त करें, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे पीतांबर, नीलकंठ, पंकज। जैसे नील कंठ, जैसे पीतांबर, जैसे नीलांबर आदि। देखिए पहला क्या है इसमें, नील और कंठ। नील रूढ़ शब्द है। नीलकंठ, नीला है कंठ, जो ये आपका यौगिक है। तीसरा अर्थ इसका आ रहा है नवीन अर्थ, नीला है कंठ जिसका। इस अर्थ को व्यक्त करने वाला जो शब्द है नीलकंठ, ये हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। उसके बाद दूसरा उदाहरण है हमारा पीतांबर। जैसे इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा शिव। उसी प्रकार से पीतांबर पीला है, वस्त्र
जिसका अर्थात हो जाएगा कृष्ण। उसी प्रकार से नीला, नीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु भी हो सकता है और कृष्ण भी हो सकता है नीलांबर में। अगले शब्द की ओर आते हैं हम, पंकज और जलद। एक उदाहरण और देखते हैं। तीसरे अर्थ की प्रतीति क्या है, वह योग है, पंकज और जलद। पंकज और जलद, ये दोनों का नाम क्या है, तो पंक, पंक माने होता है कीचड़, जब मन उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, कीचड़ में, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। जलद, जल में उत्पन्न होने वाला, होने वाला। जल में जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, उसे जलचर भी बोलते हैं, मछली आ दिया जाएगा इसमें। और कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है, तो कीचड़ में उत्पन्न होता है कमल। तो इस प्रकार तीसरे अर्थ को व्यक्त करने वाला योग रूढ़ कहलाता है। आइए आते हैं शब्दों के वर्गीकरण। कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। उसके बाद रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। आइए शब्दों के वर्गीकरण के तीसरे प्रकार में चलते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण के कुल 4 प्रकार हैं। इसके कुल 4 प्रकार हैं। पहला हो जाएगा इसमें एकार्थी। एकार्थी माने एक अर्थ को व्यक्त करने वाला, एकार्थी। दूसरा हो जाएगा अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द। तीसरा हो जाएगा समानार्थी और विपरीतार्थक। तीसरा समानार्थी शब्द और चौथा विपरीतार्थक। अर्थात विपरीतार्थक को हम विलोम के नाम से जानते हैं, समानार्थी को हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। ठीक, एकार्थी क्या होता है, तो एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाला, एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाला। दूसरा क्या है, अनेकार्थी, अनेक अर्थों को व्यक्त करने वाला। एक ही शब्द रहेगा लेकिन अर्थ अनेक रहेंगे। अनेक अर्थों को व्यक्त करने वाला। समानार्थी, पर्यायवाची माने एक ही अर्थ के
कई शब्द, एक ही अर्थ वाले कई शब्द। विपरीतार्थक, विपरीत, विपरीत अर्थों को व्यक्त करने वाला। ठीक, उसके बाद आइए हम चलते हैं अगले में। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हो गए। इसके बाद हम चलते हैं शब्दों के वर्गीकरण के अंतिम प्रकार में, जिसमें अंतिम प्रकार पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था रचना के आधार पर, तीसरा था अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग या व्याकरणिक नियमों के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है। पहला क्या है, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला अविकारी शब्द और दूसरा, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। तो आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर पहला विकारी शब्द किसे कहा जाता है। विकारी शब्द, उसके अर्थ और उसके परिभाषा की ओर आ जाए। क्या कहते हैं विकारी शब्द? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन आदि के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण की ओर हम ध्यान देते हैं। जैसे लिंग के आधार पर अगर हम परिवर्तन करें तो हो जाएगा लड़का पुस्तक पढ़ता है। परिवर्तन कर दें तो लिंग के आधार पर हो जाएगा लड़की पुस्तक पढ़ती है। लड़की पुस्तक पढ़ती है। जैसे एक वचन द्विवचन के आधार पर अगर हम देखें तो अगला हो जाएगा लड़के के लिए फल लाओ। परिवर्तन कर दें लड़कों के लिए फल लाओ। लड़कों के लिए फल लाओ। अब आते हैं हम लोग विकारी
शब्दों में कुछ संज्ञा के भी शब्द हैं। विकारी शब्दों में कुल 4 प्रकार होते हैं विकारी शब्दों के। तो आइए देख लेते हैं। विकारी शब्द के कुल 4 प्रकार होते हैं। विकारी शब्दों के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा विकारी शब्द, दूसरा सर्वनाम विकारी शब्द, तीसरा विशेषण और क्रिया। विशेषण विकारी शब्द, चौथा क्रिया विकारी क्रिया विकारी शब्द। उदाहरण देख लेते हैं। संज्ञा विकारी शब्द में कौन कौन से आएंगे, प्रत्येक के उदाहरण पे हम चर्चा कर लें। आइए देखते हैं संज्ञा विकारी क्या है, सर्वनाम विकारी क्या है। जैसे संज्ञा के बारे में आप जानते हैं, राम, श्याम, सरला आदि। सरला आदि। वे, तुम, वह आदि। ठीक। विशेषण, विशेषण वाले कौन से शब्द हो जाएंगे, तो जैसे अच्छा, बुरा, नीला, पीला। जैसे अच्छा, अच्छा भी एक विशेषता है। नीला, लाल, बुरा, भला आदि। क्रिया विकारी शब्द में क्या हो जाएंगे, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि। ये हो जाएंगे हमारे क्रिया विकारी शब्द में। आइए आगे चलते हैं हम अविकारी शब्दों के प्रकारों की ओर, अविकारी शब्द की परिभाषा की ओर। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है। तो आइए देखते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ अविकारी, जिसमें कोई परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो। अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसके प्रकार, इसकी उदाहरण में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आज, कल, परसों आदि।
इस प्रकार अविकारी शब्द के प्रकारों पर चर्चा करें। इसके कुल 4 प्रकार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके प्रकार हैं और उन प्रकारों के कौन कौन से उदाहरण हैं। अविकारी शब्द के कुल 4 प्रकार हो गए। पहला प्रकार क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। अविकारी शब्द के 4 प्रकारों में पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला क्रिया विशेषण अव्यय। पहला हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा हो गया समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। बोधक अव्यय और अंतिम हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रियाबोधक अव्यय, प्रत्येक के हम कुछ उदाहरण देख लें। प्रत्येक के हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। क्रिया विशेषण, जैसा कि हम जानते हैं क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और संबंध बोधक, संबंध को बताने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, समानता और आश्चर्य को प्रकट करने वाले। तो आइए देखते हैं पहले उदाहरण में, आज कल इधर उधर क्यों। आज कल इधर उधर क्यों आदि। ये हो गया आपका क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद संबंध बोधक, ऊपर, आगे से, पीछे से, आगे से, ऊपर से, पीछे से आदि संबंध बता रहा है। तीसरे में और, परंतु, इसलिए, और, परंतु, इसलिए आदि, और, परंतु, इसलिए, इसलिए आदि। ये हो गया। अगला और अंतिम विस्मयादि बोधक का उदाहरण है, ओह वाह वाह राम राम। ओह वाह वाह राम राम आदि आदि। इस प्रकार हम अविकारी शब्द, विकारी शब्द पे चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। शब्द के अर्थ, शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण में 4 प्रकार, रचना के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद
उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार, तत्पौ, तत्सम, देशज और विशेषज, विदेशज। और रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार, रूढ़, योगी और योग रूढ़। तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार, एकार्थी, अनेकार्थी आदि। उसके बाद चौथे प्रकार में हम चर्चा कर चुके, अर्थ या प्रयोग या व्याकरण नियमों के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाए वह विकारी। जिसमें लिंग, वचन आदि परिस्थितियों में भी कोई परिवर्तन न हो, जो अपना केवल एक ही अर्थ व्यक्त करते हो, जो अव्यय हो, वह अविकारी। चलिए, इसी के साथ आज हम शब्दों के वर्गीकरण के चर्चा पर हम सारी बातें कर चुके हैं। अगले नए एपिसोड में नए दिन हम सभी लोग फिर चर्चा करेंगे पद के बारे में। पद क्या है, उसके अर्थ क्या है, शब्द और पद में अंतर क्या है, पद कहाँ पद रहता है, कब वह शब्द बन जाता है, इस पे हम अगले दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। बाय।